नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाना जो सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराए। पिछली शिक्षा नीति अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, राजीव गांधी के समय। उसमें 1992 में संशोधन किया गया था। नई नीति की आधारशिला यह नीति के कस्तूरी रंगन की सिफारिश समिति की सिफारिश पर आधारित है। के कस्तूरी रंगन समिति अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, पूर्व इसरो प्रमुख। कुल सदस्य 12, अध्यक्ष प्लस 1 प्लस 11, यानी कुल सदस्य 12, अध्यक्ष प्लस 11। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो के कस्तूरी रंगन समिति है 31 मई 2019 को। रिपोर्ट का प्रस्तुत की 31 मई 2019 को। नीति को मंजूरी मिली थी जो के कस्तूरी रंगन समिति जी, इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की 31 मई 2019 को और इनको मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को इनको मंजूरी मिली। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा जो है यानी 1986 के बाद में कितनी 34 वर्ष बाद में 34 वर्ष बाद की गई। इतिहास और पृष्ठभूमि। पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय आई थी। कोठारी आयोग उसके अध्यक्ष में 1964 से 66 कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। इंदिरा गांधी के समय 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। 1992 में संशोधन किया गया। ये 34 वर्षों तक प्रभावी रही। तीसरी नवीन शिक्षा नीति एनईपी 2020 1986 को प्रतिस्थापित करती है और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। नीति की घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2020 को और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 31 मई 2019 को। घोषणा की मानव संसाधन विकास मंत्री जो थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो निशंक, वो थे इसके मानव संसाधन विकास घोषणा करने वाले। सूचना और प्रसारण मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। इसमें जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे वो प्रकाश जावड़ेकर थे। नई शिक्षा नीति 2020 में 5-3-3+4 का है। फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी पूर्व यानी पूर्व स्कूल जो है उसमें, और ये फाउंडेशनल स्टेज हो गया। उसके बाद में ये प्राइमरी स्टेज पर है। फाउंडेशनल स्टेज मांगो 6 से 8 वर्ष, कक्षा 1 से 2 तक की कक्षा। फिर प्रिपरेटरी स्टेज है 8 से 11 वर्ष तक, 3 से 5 तक की कक्षा। फिर मिडिल स्टेज है 11 से 14, 6 से 8 तक की शिक्षा। फिर सेकेंडरी स्टेज है 14 से 18, 9 से 12। कक्षा 5 तक की शिक्षा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी, यानी 5 तक आपको मातृभाषा में स्थानीय भाषा में पढ़ाएंगे। कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर की शिक्षा के अधिकार 2009 की, ये तो है वही सेम टू सेम। ये कितना है 3 से 18 वर्ष, 3 से 18 पूरा जोड़ लीजिए तो 3 से 18 वर्ष तक का जोड़ा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो में वृद्धि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात में 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GIR तक पहुंचाना। शिक्षा क्षेत्र में GDP के 6% तक सार्वजनिक खर्च का लक्ष्य रखा गया जो केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP यानी 6% शिक्षा है वो। और ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्राथमिक बाल व्यवस्था देखभाल व शिक्षा आंगनबाड़ी के माध्यम से किस वर्ष से शुरू की गई है, ये 3 साल से शुरू की गई है और इन 2 साल तक होगी। तो पाठ्यचर्या NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एवं शिक्षा शास्त्रीय फ्रेमवर्क ECCE 2 फ्रेमवर्क होंगे 0 से 3 वर्ष देखभाल और संवेदनात्मक विकास पर केंद्रित, 3 से 8 वर्ष पूर्व विद्यालय शिक्षा से कक्षा 2 तक की स्कूली शिक्षा पर केंद्रित। एनईपी 2020 दिव्यांगजनों के लिए कितने क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान है? 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रावधान एनईपी 2020 में दिव्यांगों के लिए। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में वर्ष 2025 तक बुनियादी शिक्षा को अपनाते हुए शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात कितना है? 30:1। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी शिक्षा व्यवस्था। प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात सामान्य क्षेत्र 30 से 1 से कम और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में होगा 25:1 से कम।
स्थानीय भाषा के जानकार शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी और शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास के माध्यम से प्रशिक्षण। शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो है ऐप लॉन्च किया गया। इसका नया नाम MSRA कर दिया गया। तो RKSMB के 5 सितंबर 2022 को किया गया इसकी शुरुआत। और इसकी जो यानी ऐप लॉन्च है 5 सितंबर 2022 को, और ये शुरू कब हुआ था, 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 को RKSMB के शुरू हुआ था राजस्थान की खत्म, और 5 सितंबर 2022 को ऐप लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई करना था RKSMB का। और RKSMB के इस कार्यक्रम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान कर दिया गया है। RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम नाम है। नई शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आकलन जो है केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम है परख। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। निपुण भारत के द्वारा 2025 तक जो है कक्षा 3 तक के छात्र बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। निपुण भारत मिशन की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। निपुण भारत जो कार्यक्रम है मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021। निपुण भारत मिशन 5 जुलाई 2021। निपुण भारत मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई निपुण भारत अभियान की। और निपुण भारत अभियान का उद्देश्य कक्षा 3 तक के बच्चे में बुनियादी साक्षरता और गणना कौशल विकसित करना है। इस मिशन को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और छात्र साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 2026-27 तक सभी बच्चों को निपुण बनाना है। निपुण का पूर्ण पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण मिशन 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करता है। 3 से 9 वर्ष के बच्चों को कवर करता है। इसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 को शुरुआत हुई थी निपुण भारत मिशन की 5 जुलाई 2021 को। और इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है निपुण भारत मिशन का फोकस भाषा, पठन, लेखन, बुनियादी गणितीय दक्षता पर है। बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए ये एक राष्ट्रीय अभियान है। इसमें हिंदी, गणित और इंग्लिश पर ध्यान देना। तो निपुण शब्द का अर्थ है किसी कार्य में दक्ष या पारंगत होना। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रम में जो आयु वर्ग है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता को बेहतर करने में महत्वपूर्ण स्वीकार किया गया। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में FLN की अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है। FLN का उद्देश्य बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक विकसित करना है। FLN को बच्चों की पढ़ने में और आधारभूत गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान NEP 2020 के प्रमुख घटकों में से एक है। FLN आयु अनुसार पढ़ने की क्षमता, समझ, गति और सटीकता के साथ साथ गणनात्मक दक्षता का आकलन करता है। FLN कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी। इस कार्यक्रम FLN का लक्ष्य 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में FLN दक्षता को मजबूत करना है। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितने वर्ष तक का कर दिया है? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक 4 वर्ष का कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 2020 में हायर एजुकेशन में जो MA है उसको है, MCOM भी है, BSc भी है, लेकिन MPhil जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एग्जाम आयोजित की जाएगी। कॉमन एग्जाम का संचालन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत MPhil डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री प्रोग्राम वैकल्पिक होगा। उच्च शिक्षा के लिए रिसर्च और टीचिंग इंटेंसिव विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? तो परामर्श प्रक्रिया चली
26 जनवरी 2019 से 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019। 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 कब तक चली थी आप देख लीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019। 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों में शामिल है साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को विकसित करना नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य सिद्धांत सभी बच्चों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, जवाबदेही और समावेशिता को प्राथमिकता, रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच को बढ़ावा देना, कौशल विकास को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना, तकनीक का एकीकरण शिक्षण, मूल्यांकन और प्रशासन में, बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ाई को प्राथमिकता, जीवन भर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली को लचीला और छात्रों की रुचि के अनुरूप बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो प्री प्राइमरी कक्षा का बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी के लिए आसान पहुँच, इक्विटी, गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेहिता के आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है। एनईपी 2020 में 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। निपुण योजना भी चलाई जा रही है 5 जुलाई 2021 से। एनईपी 2020 में चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए जो आयोग गठन किया गया वह है भारत उच्च शिक्षा आयोग IASE, भारत उच्च शिक्षा आयोग। भारत उच्च शिक्षा आयोग के कौन से 4 वर्टिकल होंगे? इसके भारत शिक्षा आयोग के 4 वर्टिकल होंगे। विनियम, इनके लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC, मानव निदान के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC, और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC। एनईपी 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये किया गया था NCTE के द्वारा। एनईपी का पूरा विस्तार रूप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है वह क्या? 2020 का शिक्षा जो है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। 2020 का पूछा था, 2020 का है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। नवीन शिक्षा नीति के तहत सामाजिक आर्थिक वंचित बच्चों को अधिकता वाले स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या होना चाहिए? अधिक होगा तो 25 अनुपात 1 से कम। कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल मॉडल जो तैयार किया गया हुआ है NCERT व SCERT के द्वारा। ECCE पाठ्यक्रम की आयोजना व क्रियान्वयन में शामिल कौन कौन है? तो इसमें शामिल है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय है, महिला व बाल विकास मंत्रालय है। नई शिक्षा नीति 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा कहाँ स्थानांतरित हो जाएगा? बाल वाटिका में। नई शिक्षा नीति का भाग फर्स्ट संबंधित है स्कूल शिक्षा से। समावेशी समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा को चिन्हित किया गया है लक्ष्य 4। नई शिक्षा नीति के तहत IIT व IIM के समक्ष वैश्विक मानकों के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति में चिकित्सा व कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा हेतु भारत उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना प्रस्तावित है।
विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC आईडी बनती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित NCFSE का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCFSE का है फॉर स्कूल एजुकेशन। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में क्या प्रस्तावित करती है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। NEP 2020 के अनुसार ABC का पूरा नाम क्या? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। RT 2009 1937 में वर्धा में बेसिक शिक्षा योजना का सूत्रपात किया था किसने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1937 में वर्धा में बेसिक शिक्षा योजना का, आधारभूत शिक्षा योजना का सूत्रपात किया था। वर्धा की मूलभूत शिक्षा योजना 1937 में महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित थी, जिसे नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता था। इस योजना की सफलता के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इन्होंने भारत में मूलभूत शिक्षा की योजना तैयार करने का कार्य किया। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत प्रावधान किए गए उनमें सत्य कथन बताना है। तो उनमें सत्य कथन क्या है कि मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है, इसके एक में अनुच्छेद 21A में भाग 2 में 21(1)(a) भाग 2 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नीति निर्देशक के 45 में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है। और मूल कर्तव्य जो अनुच्छेद 55 क में लास्ट वाला जो 11वां कर्तव्य है, भाग 4 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है शिक्षा के बारे में। शिक्षा RT 2009 के बारे में आपको असत्य बताना है। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित, सही है। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित, सही है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की सहमति, सही है। 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की सहमति। राज्यसभा में RT बिल को सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। लोकसभा में इस बिल को 4 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 26 अगस्त 2009 को प्रकाशन की तिथि हुई थी 27 अगस्त 2009 को, और लागू करने की तिथि हुई थी 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का भारत कौन सा देश बना है? 135वां भारत देश है जिसने शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित किया है। 135वां। RT 2009 में जो 2009 वाला पूछ रहे, 2009 में 7 अध्याय है और 38 धाराएं अभी 39 हो गई है और एक अनुसूची है शामिल की गई है। RT 2009 के प्रमुख संशोधन 2012 में संशोधन हुआ था। 6 धाराएं संशोधित हुई थी। 1, 2, 3, 21, 22, 25 1, 2, 3, 21, 22, 25 में संशोधन किया गया। यानी 2012 में हुआ था संशोधन, और किस में हुआ था? 1, 2, 3, 21, 22, 25 इनमें संशोधन हुआ था। नई धारा कौन सी जोड़ी गई? 39। वर्ष 2017 में संशोधन हुआ था। धारा 23 में संशोधन, 17 में 23 में संशोधन। इन संशोधन के तहत शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी शैक्षिक योग्यता संबंधित कुछ नई शर्तें और मानक तय किए गए। ये संशोधन शिक्षक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया। वर्ष 2019 में संशोधन, धारा 16, 19 में 16, 17 में 23, 2017 में 21 में हुआ था 23 में, और 2019 में 16 में और 38 में, 16 में और 38 में, 2019 में 16 और 38 में संशोधन। धारा 16 में बच्चों की शिक्षा में आरक्षण और विशेष अधिकारों से जुड़ी कुछ शर्तों में बदलाव किया गया। धारा 38 में राज्य के बीच शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए कुछ नया किया गया। संशोधन के बाद वर्तमान स्थिति। अधिनियम में कुल 7 अध्याय है। धाराओं की संख्या अब 39 से पहले 38 थी। अधिनियम में एक अनुसूची है जो इस कानून की कार्यप्रणाली और इसकी शर्तों का विवरण देती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का हिस्सा थी, लेकिन 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा
समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरटी 2009 का सबसे छोटा अध्याय पूछिए तो ये सबसे एक में तो एक ही है। कौन सा है? एक। अध्याय 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है। वर्ष 2012 में अधिनियम में संशोधन कर उपधारा 4 और 5 जोड़ी गई। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन होगा, जो भाग 5 में है। मदरसा, वैदिक पाठशाला और धार्मिक संस्था ये अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। आरटी 2009 के अध्याय 1 की धारा 2 में शब्दावली का उल्लेख है। इसमें सत्य कथन बताइए। तो धारा 2 है 6 प्रारंभिक शिक्षा में। धारा 2(1) समुचित सरकार, केंद्र या संघ राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार है। धारा 2 प्रति व्यक्ति फीस। धारा 2 ख प्रति व्यक्ति फीस, विद्यालय द्वारा घोषित फीस के अलावा अन्य कोई धनराशि जो है इसमें धारा 2 ख में। धारा 2 ग जो 3 है, धारा 2 ग बालक 6 या 14 वर्ष की आयु का बच्चा या बच्ची होगा। 2 घ अलाभित असुविधा का समूह का बालक, अनुसूचित जाति, जनजाति, शैक्षिक रूप से पिछड़ा या समुचित सरकार द्वारा घोषित अलाभित समूह के बच्चे के बारे में बताया हुआ है। धारा 2 घ में 2012 संशोधन में निःशक्त बालक भी शामिल किया गया। धारा 2 घ में निःशक्त बालक भी शामिल किया गया। धारा 5 जो अड़ है, दुर्बल बालक का वर्ग यह वह बच्चा जिसका परिवार समुचित सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम आयु सीमा से कम आयु वाला हो, वो धारा 2 अड़ में। धारा 6 च प्रारंभिक शिक्षा पहली कक्षा से 8 तक की कक्षा होती है, ये धारा 2 च में। आरटी 2009 के अध्याय 1 की धारा 2 में शब्दावली का उल्लेख है। सत्य कथन बताइए। तो धारा 2 में प्रारंभिक शिक्षा है क्या? धारा 2 में क्या है? धारा 2 के 2 में क्या है? प्रति व्यक्ति फीस। प्रारंभिक शिक्षा इसमें नहीं है। धारा 2 में क्या है? प्रति व्यक्ति फीस। धारा 2(3) में क्या है? बालक 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्ची होगी। और धारा 2(6) में क्या है? धारा 2(6) में है प्रारंभिक शिक्षा नहीं है क्या? प्रारंभिक शिक्षा 2(6) में प्रारंभिक शिक्षा। और सत्य कथन बताना है तो धारा 2(6) में प्रारंभिक शिक्षा है। धारा 2(7) दुर्बल व कमजोर बालक। धारा 2(8) बालक। धारा 2 ख प्रति व्यक्ति फीस है। धारा 3 जो ग है, धारा 2 ग में 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका होगा। यह है धारा 2(7) या 6 संरक्षक ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख और सुरक्षा में बालक हो, संरक्षक का बताया हुआ 2(6) में। 2(j) स्थानीय प्राधिकारी या संस्था या अधिकारी जो कानून द्वारा किसी स्कूल के नियंत्रण हेतु घोषित हो। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद, ग्राम पंचायत या अन्य घोषित निकाय। आरटी 2009 के अध्याय 2 में जो धारा का उल्लेख है, कितनी धारा का उल्लेख है? तो 2 में कौन कौन सी आती है? 3, 4, 5, 6 3, 4, 5 आती है। 3, 4, 5 तो कितनी हो गई? 3 धाराओं का उल्लेख है। 3, 4, 5, 6। धारा 3 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक जो अधिकार है वो मिलेगा। धारा 4 में जो बच्चे स्कूल में प्रवेश से वंचित रहे, धारा 4 में स्कूल से वंचित रहे या पूरी शिक्षा नहीं ले पाए, उनके लिए विशेष प्रावधान, उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश आवश्यक मदद। बच्चे को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। धारा 5 में बच्चे को अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। आरटी 2009 की धारा में 6 से 14 वर्ष के बालकों को तो धारा 4 में निःशुल्क अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आयु का है धारा 4 में, निःशुल्क अनिवार्य अधिकार धारा 3 में। तो 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को कक्षा 1 शिक्षा का अधिकार है। कोई शुल्क नहीं, प्रवेश, पढ़ाई या स्कूल तक जाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क फीस नहीं दिया जाएगा। इसे आवश्यकता गंभीर निःशक्तता वाले बच्चों को घर आधारित शिक्षा लेने का अधिकार 2012 में संशोधन।
RT 2009 की जो धारा है जिसमें TC का प्रावधान है, तो वो कौन सी धारा? धारा 5, स्थानांतरण का अधिकार है। तो TC का अधिकार किसमें है? धारा 5 से। अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, TC का अधिकार धारा 5 से। जहाँ स्कूल में पूरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 की व्यवस्था न हो, वहाँ बच्चे को किसी अन्य उपयुक्त विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। बच्चे को राज्य के भीतर या बाहर किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार है। स्थानांतरण के लिए प्रधानाध्यापक या प्रभारी को तुरंत TC देना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र देने में विलंब पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी पर सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। RT 2009 धारा 6 से 11 का उल्लेख किस अध्याय में है? 6 से 11 तो RT नियम 2 भाग 2 में आ गया 3, 4, 5, भाग 1 में आ गया 1, 2, भाग 3 में आ गया 6 से 11। समुची सरकार, स्थानीय सरकार, माता पिता के कर्तव्य इसमें बताए हुए है। तो धारा 6 यानी किसका है? अध्याय 3 में सरकार व स्थानीय सरकार को हर बच्चे को पहुँच तक विद्यालय स्थापित करना। ये धारा 6 में है कि स्थानीय सरकार व स्थानीय निकाय जो है बच्चे के लिए, हर बच्चे की पोस्ट के लिए, पोस्ट जहाँ पर पहुँचे वहाँ तक विद्यालय स्थापित करे। धारा 7 में है केंद्र व राज्य शिक्षा व्यय में साझेदारी करेंगे। केंद्र और राज्य शिक्षा व्यय में क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। धारा 7। धारा 8 में अब है स्थानीय सरकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। यानी सरकार के कर्तव्य, जो सरकार कर्तव्य क्या है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। फिर धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य। स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य क्या है? धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी नामांकन, निगरानी व विद्यालय संचालन सुनिश्चित करेगा। स्थानीय प्राधिकारी नामांकन, निगरानी व विद्यालय संचालन सुनिश्चित करेगा। धारा 10 माता पिता कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बालक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जिम्मेदार। और 11 है इसमें पूर्व आंगनवाड़ी शिक्षा के बारे में बात हुई है, जो स्कूल पूर्व शिक्षा। धारा 11 में सरकार 6 वर्ष से कम बच्चों हेतु प्री स्कूल या आंगनवाड़ी व्यवस्था करेगी। इस धारा के तहत 3 से 6 वर्ष का बालक, आपको पता आंगनवाड़ी में रह सकता है, कि बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाएगी। तो आंगनवाड़ी में धारा 11 में भाग 3 धारा 11। और सत्य बताइए, धारा 8 में समुचित सरकार का कर्तव्य दायित्व है निःशुल्क की और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य है कि वो क्या करेगा? नामांकन, निगरानी व विद्यालय संचालन करेगा। धारा 9 में है स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य। धारा 10 में माता पिता का संरक्षण का कर्तव्य है कि वो उनको क्या करेंगे? स्कूल भेजेंगे। ये भी सही है, सभी सत्य है। धारा 7 के तहत केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय खर्च अनुपात है। तो धारा 7 में क्या हुआ था कि भाई राज्य और केंद्र जो है वो क्या करेंगे? यानी कि वित्तीय जो साझेदारी करेंगे। तो ये है राज्य और केंद्र, यानी केंद्र और राज्य। केंद्र की है 60 और राज्य की है 40। धारा 7 के तहत अनिल बोरदाई कमेटी के अनुसार, अनिल बोरदाई कमेटी कौन सी कमेटी? धारा 7 में ये वित्तीय साझेदारी बात हो रही है, तो वित्तीय साझेदारी में ये कमेटी कौन सी बनी थी? अनिल बोरदाई कमेटी। अनिल बोरदाई कमेटी के अनुसार केंद्र राज्य का हिस्सा है 68-32। अनिल बोरदाई कमेटी के अनुसार जो है वो है 68-32, एक्चुअली में 60-40। और अनिल बोरदाई जो कमेटी है उन्होंने कितनी मांग रखी थी? यानी उनकी 68-32। किस धारा के प्रावधानों को पूरा करने हेतु शैक्षणिक के स्तर के अंतर को कम करने हेतु ब्लॉक या खंड स्तर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स का आयोजन करवाया जाएगा? तो ये धारा 4 में, क्योंकि धारा 4 में है आयु, तो यानी उसको समान आयु का कोई बड़ा है और वो बड़ी क्लास में हो जाए, तो इसीलिए समान आयु करने के लिए ये उसके लिए शैक्षणिक क्षेत्र सेंड का किया गया है। आयु आधारित प्रवेश, उच्च आयु के नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश और ब्रिज कोर्स 3 माह से 2 वर्ष की सुविधा दी जाएगी। ब्रिज कोर्स स्कूल छोड़ चुके या उम्र से बड़ी कक्षा में सीधे दाखिल बच्चों को नियमित पढ़ाई के स्तर तक लाने हेतु न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 2 वर्ष का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है। धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार 8 वर्ष का बालक जो है, 8 वर्ष का बालक कौन सी कक्षा में बैठाया जाएगा? तो 8 वर्ष का बालक 3 से शुरू है, 5 वर्ष में पहली वो 6 वर्ष में वो पहली में, 7 वर्ष का दूसरी में, 8 वर्ष का तीसरी में, हो गया?
और विद्यालय में शिक्षकों के उत्तरदायित्व किस अध्याय में लिखे? शिक्षकों के उत्तरदायित्व, शिक्षकों के उत्तरदायित्व ये कौन अध्याय पूछा? अध्याय तो है ये चौथा, ये 12 से लेकर 28 तक है ना। तो अध्याय 3 है ये, अध्याय 4 अध्याय 4 है, अध्याय 4 है 12 से लेकर 28 तक। 2009 में अध्याय 4 में किन धारा को लेकर 12 से 28 तक? 12 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा जो है 25% होगी, वो होगी। धारा 13 में प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अन्वेषक प्रक्रिया का नहीं होना, ये धारा 13 में है। धारा 14 में प्रवेश के लिए वही क्या होगा, आयु, जैसे आयु सबूत होगा वो नहीं मांगा जाएगा, या होगा जो विस्तारित। धारा 15 में विस्तारित काल अवधि तक प्रवेश, यानी कि 6 माह तक उसको प्रवेश दिया जा सकता, 31 जुलाई और आगे भी दिया जा सकता है। धारा 15। धारा 16 में आरक्षण, तो रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, यानी नौकरी और निष्कासन का क्या है, किसी को भी आप एक कक्षा में रोक के नहीं रख सकते, तो उसका प्रतिषेध है धारा 16। धारा 17 में दंड, जो दंड है बालक के मानसिक शारीरिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। धारा 18 में बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, धारा 18। धारा 19 विद्यालय की मान व मानक जो अनुसूची 1 में है वो धारा 19 में है। धारा 20 है विद्यालय मान व मानकों में परिवर्तन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। धारा 21 एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति। तो धारा 21 में आपको पता भी होगा, धारा 21 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2012 में। 2012 में 1, 2, 3, 21, 22, 25, 21, 22, 30 और 22 में भी हुआ था विद्यालय विकास योजना है। धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं शर्तें है। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का दूर करना है, धारा 24 में शिकायतों को दूर करना। धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है, जो बताया था 5वीं कक्षा में 200 दिन 800 घंटे। 6वीं से 8वीं में यानी कि कितना होगा, 220 और 1000 शिक्षकों की। और धारा 26 में है शिक्षकों की रीतियों को भरा जाना। धारा 27 में क्या है, गैर सेक्शन कार्य में नहीं करवाया जा सकता, इनमें जो प्लस पोलियो अभियान है उनमें नहीं लगा जाएगा। जनगणना में लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में लगा सकते हैं, लेकिन प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगा जाएगा। धारा 28 में ट्यूशन प्रतिबंध, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंध। 2009 का सबसे बड़ा 2009 का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय वही धारा यानी अध्याय 4। इस धारा में निजी विद्यालय के लिए कक्षा 1 से 25% सीटें आरक्षित है। तो आरक्षित बताइए वो धारा 12। आरटी 2009 अध्याय 4 की धाराओं में असत्य बताना। धारा 14 प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों में मुक्ति, हाँ यानी आयु सबूत, वो इतना नहीं है। धारा 15 प्रवेश से इनकार न की जाना, सही है। धारा 16 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक फेल न करना और इन रोकने पर प्रतिषेध है, सही है। धारा 17 में एसएमसी गठन धारा 21 में है। धारा 17 में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध है। एसएमसी सरकारी सहायता प्राप्त विशेष श्रेणी के स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य। कम से कम 3/4 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक होंगे, और यही क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे विद्यालय प्रबंधन समिति के। और जो शाला प्रधान है यानी प्रधानाध्यापक, वो इसका सचिव होगा, प्रधान सचिव। कमजोर और पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की भागीदारी उनके बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी। समिति में कम से कम 50% महिला सदस्य अनिवार्य, यानी कुल 16 सदस्य होते हैं, 16 के 50% कितने हो गए, 8 महिला, 12 क्या होंगे इसमें अभिभावक, उनमें महिला भी शामिल है। इस धारा के तहत विद्यालय में शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, धारा 17। आरटी के अध्याय 4 धारा 13 है के बारे में सत्य कथन बताइए। धारा 13 में क्या है, इसके तहत प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण का प्रयोग न होना, सही है। अनुवीक्षण प्रक्रिया करने पर प्रथम बार में 25,000 तथा दूसरी बार में 50,000 व तीसरी बार में मान्यता रद्द, 25-50 मान्यता रद्द। धारा 13 अधिनियम को निःशुल्क बनाती है, सही है। और 10 गुना जुर्माना भी लगता है इसमें। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
शामिल किया गया है। तो 21A में जीवन के अधिकार है उसमें। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य मतलब अनिवार्य और क्या? उचित सरकारी दाखिल उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य पहली कक्षा से 8वीं कक्षा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 21 धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति 21, विद्यालय प्रबंधन समिति 21, विद्यालय विकास योजना 22। बालकों पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालकों जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ा वर्ग ऐसे अन्य समय संबंधित परिभाषित है असुविधाग्रस्त समूह से वंचित समूह है से। RT एक्ट 2009 में अध्यापक को कार्यों में लगाया जा सकता है। 10 वर्षीय गणना में लगा सकता है, आपातकाल काल में लगा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में लगा सकता है, प्लस पोलियो अभियान में नहीं लगाएंगे। RT 2009 में कथन सही नहीं बताना है। विद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय है। 6 माह तक हो सकती है पर ऐसे 30 सितंबर। प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा समुचित उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद स्वीकृत पद संख्या के 5% से अधिक नहीं हो सकते। रिक्त पद 5% से अधिक नहीं हो सकते और शिक्षा का नहीं 5% से अधिक नहीं हो सकते 5% नहीं, इसमें ज़्यादा है। शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा में होगा जहाँ तक साध्य हो। प्रारंभिक शिक्षा इसमें होगी। RT 2009 के अनुसार 61 से 90 है तो 3। RT 2009 छात्र शिक्षा अनुपात 31, 6 से 8 में 1:35, 6 से 8 में 1:35। RT 2009 शैक्षणिक वर्ष के लिए सही नहीं बताना है। 5वीं में 200 कार्य दिवस, 6वीं में 220 सही है, 5वीं में प्रति शैक्षणिक घंटे 800 सही है और इसमें 1000 है। RT 2009 शिक्षक के प्रति सप्ताह 45 घंटे तैयारी के घंटे भी शामिल है। और RT 2009 संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार अध्यापक जो 31 मार्च 2015 या नियुक्त कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता में कितने समय में करेगा? 5 वर्ष में अर्जित करेगा। RT 2009 संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के स्थान पर किया गया 3 से 18 वर्ष से। धारा 23 में शिक्षक की नियुक्ति करता है और सेवा शक्ति है। शिक्षक अधिकार 2009 अध्यापक को किस दायित्व को पूरा करना होगा? अध्यापक को क्या करना होगा? अध्यापक को करना होगा विद्यालय में नियमित रूप से समय पर प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का संचालन और उसे पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। RT 2009 संशोधन 2019 तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं और 8वीं की। धारा 16 रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है। धारा 10 अभिभावकों के कर्तव्य। धारा 19 जो है वह है मानदंड। धारा 30 में है जो परिणाम देना था वो, तो धारा कौन से सम्मिलित की? तो धारा 30 में विद्यालय के प्रतिमान एवं मानदंड, अध्यापक द्वारा बच्चे के रिकॉर्ड। धारा 30 में क्या है? अध्यापक द्वारा बच्चे के रिकॉर्ड से ही। धारा 30 में बच्चे का रिकॉर्ड। धारा 35 में समूची सरकार का मार्गदर्शन सिद्धांत। धारा 38 में राज्य सरकार RT में संशोधन कर सकती है और धारा 35 में समूची सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करे। धारा 35 संरचनाओं में से शिक्षक अधिकार 2009 किसकी वकालत करता है? ये करता है समावेशी शिक्षा की। RT 2009
बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन सक्षम है? राज्य सलाहकार परिषद। राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 33। आरटी 2009 धारा 29(1) के तहत अध्याय 5 में घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है RSCERT या SIERT 1978 में हुई थी, 2019 में नाम बदल दिया गया। निःशुल्क अनिवार्य RT 2009 के अनुसार अध्यापक द्वारा उत्तरदायित्व है शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना नहीं है। माता पिता अभिभावक से नियमित बैठक करना है। प्रत्येक बच्चे की अधिगम क्षमता का आकलन करना। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। RT 2009 की धारा कौन सी धारा दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता तो 10 में है माता पिता का कर्तव्य। 10 वर्ष की आयु का बालक जो स्कूल नहीं गया हो किस प्रविष्टि के योग्य है? तो 10 से 6 और 4 10 तो 5वीं कक्षा में। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 जो 2009 है किस बार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून द्वारा संशोधित किया गया? तो धारा 16 रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है। बाल शिक्षा अधिकार 2019 और धारा 6 एवं 38 में आंशिक संशोधन किया गया 10 जनवरी 2019 को। अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करके इससे धारा में उपभाग 1, 2, 3, 4 जोड़े गए। 5वीं और क्या करा गया धारा 1 में, धारा 16(1) में 5वीं और 8वीं में वार्षिक परीक्षा अनिवार्य है। असफल विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिक्षण और 2 माह में पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। धारा 16(2) में। धारा 16(3) में पुनः परीक्षा में असफल होने पर राज्य सरकार की अनुमति से छात्र को रोका जा सकता है, पर चाहे तो न रोकने का भी विकल्प भी है। धारा 16(3) में। धारा 16(4) में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी छात्र को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। धारा 16(4) निःशुल्क RT 2009 के अनुसार 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है 6 से 8 तक 220। RT 2009 धारा शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन 28 धारा 28। RT 2009 सहमत होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षा नहीं की जाएगी। धारा 30 परीक्षा समान पत्र है। RT 2009 धारा 18 मान्यता देनी है स्कूल की, तो ये अगर मान्यता बिना स्कूल खोलता है तो कितना रुपये लगेगा? 1 लाख रुपये। RT 2009 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए क्या होती गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार दिलाता है। RT 2009 भाग 26 में विद्यालय शिक्षा की रीतियों से संबंधित है। धारा 28 शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन प्रतिबंध। अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित नहीं, वो धारा 5 अध्याय 5 है। धारा अध्याय 3 तो माता पिता एवं स्थानीय प्राधिकारी और सरकार के कर्तव्य के बारे में है। अध्याय 6 बच्चे के अधिकार के संरक्षण संबंधित 31, 32, 33, 34। RT 2009 की धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद, धारा 34 में और धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन उल्लेख है। अधिकतम सदस्य होंगे राज्य सलाहकार परिषद में 15। धारा 34 RT 2009 राज्य सलाहकार परिषद के गठन के संबंध में कथन बताना है। इसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा। वह अध्यक्ष क्या होगा? राज्य सलाहकार परिषद का शिक्षा मंत्री। 1/3 सदस्य व 9 व्यक्ति SC या ST व अल्पसंख्यक होंगे। 1/3 महिला सदस्य 9 व्यक्ति SC या ST अल्पसंख्यक। कार्यकाल यानी 15 सदस्य है उनमें से। और कार्यकाल जो है वो है 2 वर्ष तथा बैठकों में कार्यकाल 2 वर्ष का होगा राज्य सलाहकार परिषद का, और 3 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होगा कोई भी बैठक में। उपयुक्त सभी सत्य है। RT 2009 धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, तो इसमें अधिकतम 15 सदस्य होंगे। इसमें भी 15, उसमें भी 15। अध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री होंगे, उसमें शिक्षा मंत्री होंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में मानव संसाधन मंत्री। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो बाल विकास व प्रारंभिक शिक्षा की अच्छी जानकारी हो। RT 2011 राजस्थान में, तो राजस्थान में शिक्षक अधिकार, राजस्थान का नाम क्या है? शिक्षक अधिकार राजस्थान। RT 2011 यह जो है अधिसूचना हुई थी 29 मार्च 2011 को, और पत्र में प्रकाशन हुआ था 30 मार्च 2011 को। यानी नियम 1 संक्षिप्त नाम प्रसार, इसमें
कुल नियम 29 है, भाग 10 है। RT 2011 में कुल 29 नियम, भाग 10 नियम में है। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। अधिसूचना हुई थी 29 मार्च 2011 को, प्रारंभ हुआ था 30 मार्च 2011, एक दिन बाद में। राजपत्र में प्रकाशन 30 मार्च 2011 को। अधिसूचना तिथि 29 मार्च 2011, राजपत्र में प्रकाशन 30 मार्च 2011। RT 2011 में 29 धाराएं, 10 अध्याय। RT 2011 के संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। RT 2011 भाग 2 यानी विद्यालय विकास योजना जो है वो किस में है? तैयार करने का उल्लेख है धारा 5 में। धारा 5 में विद्यालय विकास योजना तैयार करने का उल्लेख है धारा या नियम 5 में। नियम 5 में क्या है? विद्यालय विकास योजना तैयार करने का उल्लेख है। 3, 4, 5 ये SMC से संबंधित है, ये नियम है। 3, 4, 5 ये धारा 2011 में, RT 2011 में विद्यालय SMC से संबंधित है। तो विद्यालय विकास योजना तैयारी समय अधिनियम के अंतर्गत पहली बार गठन के वित्तीय वर्ष के अंत में से कम 3 महावर्ष पूर्व है। 3 वर्ष की योजना होगी, इसमें 3 वार्षिक उप योजनाएँ होंगी। विवरण जो शामिल होंगे: प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन, कक्षा 1 से 5, 6 से 8 के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता, प्रधानाध्यापक, विशेष शिक्षक, अंशकालिक शिक्षक, अनुदेशक, विद्यालयों के लिए अतिरिक्त अवसंरचना और उपकरणों की भौतिक आवश्यकता। हस्ताक्षर विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष यानी SMC के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यानी कि जो अभिभावक है वो होते हैं अध्यक्ष, और जो प्रधान सचिव है वो कौन होता है? प्रधानाध्यापक। उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे विद्यालय विकास योजना पर। यह है नियम 5 में और RT 2011 के नियम 5 में, और RT 2009 के यानी कि धारा 22 में। RT 2011 का उल्लेख किस धारा में? RT 2011 का उल्लेख है वो धारा 1 में है। और RT 2011 की परिभाषा का उल्लेख किन धाराओं में है? परिभाषा का उल्लेख नियम 2 में, यानी कौन सी नियम में? नियम 2 में है। तो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी, कार्यकारी समिति, विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन हेतु गठित समिति होती है कार्यकारी समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति जो SMC विद्यालय अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत गठित समिति, धारा 21वीं SMC 2009 के। विद्यालय मानचित्रण, सामाजिक अवरोध और भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के स्थान तय करना, धारा 6 के प्रयोजन हेतु। धारा 6 में प्राथमिक विद्यालय यानी धारा 6 में है ना RT 2009 की भाई विद्यालय और स्थान जो सरकार और स्थानीय प्राधिकारी है वो बच्चों के आसपास क्या करेंगे? स्कूल की स्थापित करेंगे। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय होगा। नियम 2 में ये सारी परिभाषा दी हुई है। और प्राथमिक कक्षा जो है कक्षा 1 से 8 तक। RT 2011 विद्यालय प्रबंधन SMC का प्रावधान धारा किसमें? अध्याय 2 में है, 3, 4, 5 में। भाग 2 किस नियम में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना है? तो 3 में। संरचना 3 में। विद्यालय प्रबंधन समिति भाग 2 नियम 3 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और कार्य। SMC की गठन और पुनर्गठन, प्रत्येक गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में SMC का पुनर्गठन, ये गलत है SMC का पुनर्गठन, ये गठन अनिवार्य होगा। पुनर्गठन प्रत्येक 2 वर्ष में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार। सदस्य छात्र के माता पिता या संरक्षक अध्यक्ष होंगे। विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक इसके सदस्य होंगे। स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति उसमें विद्यालय में स्थित है। ग्राम वार्ड के अन्य निवासी सदस्य कार्यकारी समिति का नेतृत्व है। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव क्रमशः। जो अध्यक्ष है SMC के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। बैठकें कम से कम हर 3 माह में एक बैठक। बैठक का कार्यवर्त और नियम विलिखित और जनता के लिए उपलब्ध। कार्यकारी समिति की बैठक अमावस्या के दिन होगी। कार्यकारी समिति की बैठक अमावस्या के दिन होगी और अगर नहीं पूछे तो अगले दिन। कार्यकारी और जिम्मेदारियाँ। धारा 21 में है। 2 क में से घ में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त SMC अन्य निर्धारित कार्यों का पालन करेगी। RT 2011 अध्याय 3 में यानी 3, 4, 5 SMC हो गया। अध्याय 3 में नियम 6 में है। नियम 6 में किसका RT अधिकार का बताया हुआ है। विशेष प्रशिक्षण नियम 6
विशेष प्रशिक्षण है। अध्याय 3 क्या है? RT यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें है विशेष नियम 6 में विशेष प्रशिक्षण उत्तरदायित्व राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति। अवधि न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 2 वर्ष। विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान और प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, ये नियम 6 में बताया हुआ है। RT 2011 अध्याय 4 की धारा 7, 2011 अध्याय 4 की नियम 7 के तहत 1 से 5 तक के कितने किलोमीटर की दूरी में विद्यालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो 1 किलोमीटर। 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर, 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर। 1 से 5 तक है तो 1 किलोमीटर और 6 से 8 है तो 2 किलोमीटर। RT 2011 रेगिस्तान क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जनघनत्व 150 है वहाँ 1 से 5 तक में, यानी कि विद्यालय में 33 में है तो 5, विद्यालय में कितने बालक होंगे? पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जनघनत्व 150 है वहाँ 1 से 5 तक विद्यालय में कितने बालक होंगे? तो देखिए, कठिन या दूरस्थ क्षेत्र, न्यूनतम 150 की जनसंख्या और 6 से 11 वर्ष के 20 बालक हो तो कक्षा 1 से 5 का विद्यालय होगा। और कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में 30 बालक हो तो कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय। RT 2011 की धारा में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के एक अभिलेख का रखेगा, वो किस में रखेगा? अध्याय 4 में नियम 9 में। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य और दायित्व है। अध्याय 4 नियम 9, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेख, सर्वेक्षण, प्रकार, घरेलू सर्वेक्षण, उद्देश्य क्षेत्र के सभी बालकों का अभिलेख रखना। आयु सीमा जन्म से 14 वर्ष। जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ये कार्य करेगा। RT 2011 भाग 5 विद्यालय व अध्यापकों का उत्तरदायित्व है। भाग 6 जो है अध्यापक है बारे में, और भाग 7 पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा। भाग 8 में ये नहीं है। भाग 8 में शिकायत निवारण। RT 2011 भाग 8 शिकायत निवारण। नियम 23 और 24 आती है भाग 8 में। 23 में अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। नियम 24 में बालकों या माता पिता की शिकायत का निवारण। 24 में RT 2011 अध्याय 5 की धाराओं के बारे में असत्य कथन बताइए। नियमों के बारे में तो 10 में कमजोर वर्ग व अलापढ़ समूह के बालकों का प्रवेश है, सही है। 12 में नियम 12 में आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, सही है। 15 में प्रमाण पत्र 15 में नहीं है। 15 में विद्यालय की मान्यता वापस लेना, 14 में देना और यानी 15 में वापस लेना। और नियम 11 में है राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। भाग 5 विद्यालय और अध्यापकों का उत्तरदायित्व है। नियम 10 कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। नियम 11 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। नियम 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। नियम 13 प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। नियम 14 विद्यालय की मान्यता देना। नियम 15 विद्यालय की मान्यता वापस लेना। RT 2011 के अध्याय में अध्यापक का उल्लेख है। किस अध्याय में अध्यापक का उल्लेख है? ये अध्याय 6। अध्याय कौन सा है? 6। अध्याय 6 नियम 17 16 न्यूनतम अर्हता योग्यता। नियम 17 न्यूनतम अर्हता योग्यता का शिथिलीकरण। नियम 18 न्यूनतम अर्हता का अर्जित किया जाना। नियम 19 अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा और निबंधन और शर्तें। नियम 20 अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य। नियम 21 प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखना। यह नियम 21। अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवाओं के निबंधन और शर्तों का उल्लेख किस धारा में है? धारा 19 में। धारा 16 से 21 यानी नियम 16 से 21 तक उल्लेख किस अध्याय में है? यह है अध्याय 6 में, शिक्षक से। अध्याय 7 पाठ्यचर्या व प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, इनका उल्लेख है 22-23 में। नियम 22 में शैक्षणिक प्राधिकारी। नियम 23 प्रमाण पत्र प्रदान करना। RT 2011 के अध्याय में शिकायत का निवारण का उल्लेख है, वो अध्याय 8। अध्याय 8 शिकायत निवारण। नियम 24 अध्यापकों की शिकायत
निवारण तंत्र। नियम 24 में ब्लॉक स्तरीय समिति अध्यक्ष, ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ, सदस्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। प्रक्रिया अध्यापक अपनी शिकायत सदस्य सचिव को लिखित में देंगे। जिला शिक्षा स्तरीय समिति अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद। सदस्य जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव, अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अपील ब्लॉक समिति के निर्णय से असंतुष्ट अध्यापक यह अपील कर सकता है। सामान्य प्रावधान बैठक दोनों समितियां हर 3 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी। निजी विद्यालय प्रत्येक सहायता या प्राप्त या गृह सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपना स्वयं का शिकायत निवारण तंत्र बनाएगी। RT 2011 के अनुसार धारा 25 धारा नियम 25 में माता पिता की शिकायतों के निवारण का प्रावधान है। नियम 25 बालकों के माता पिता की शिकायत का निवारण। शिकायत कहाँ करे? बालक के माता पिता की विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को सीधे शिकायत दे सकते हैं। कार्रवाई समय समुचित पदाधिकारी 3 माह में कार्रवाई कर आवेदक को सूचित करेगा। अपील का अधिकार, यदि निर्णय में असंतुष्ट तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील कर सकते हैं। अध्याय 9 बाल अधिकारों का संरक्षण में कितनी धाराएं है? इसमें है 3 धाराएं। तो 3 नियम है 26, 27, 28। 26, 27, 28 बाल अधिकार का संरक्षण। 26 नियम 27, नियम 28। अध्याय 9 राजस्थान RT 2011 की 26, 27, 28 का उल्लेख अध्याय 9 में है। अध्याय 9 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। 26 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कार्यों का निर्वहन। और नियम 27 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति। नियम 28 राजस्थान राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कार्य। नियम 28 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन इन धाराओं में है। तो यह है 26 में। किसमें? कृत्यों का निर्वहन नियम 26 में। नियम 26 राजस्थान राज्य बाल अधिकार का संरक्षण आयोग। उद्देश्य आयोग को उसके कृत्यों में निर्वहन में सहायता देना। प्रावधान राज्य सरकार एक प्रकोष्ठ गठित कर सकती है। कानूनी अधिकार आधार यह प्रकोष्ठ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्य करेगा। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुति करने की रीति का उल्लेख ये किसमें है? परिवादों को प्रस्तुति करने की रीति का उल्लेख 27 में। नियम 27 से राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नियम 27 से बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम से जुड़े परिवादों का रजिस्ट्रीकरण होगा। नियम 27 में प्रावधान आयोग चाइल्ड हेल्पलाइन स्थापित कर सकेगा। नियम 27 में सुविधा हेल्पलाइन को ऑनलाइन तंत्र से मॉनिटर किया जाएगा। नियम 27 में। नियम 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन व कृत्यों का उल्लेख है। इसमें सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। भाग 9 बाल अधिकारों का संरक्षण। नियम 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कार्य। नियम 28 में RT अधिनियम की धारा 34 के अधीन राज्य सरकार को राय देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। यह परिषद एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों को मिलकर बनेगी। 1/3 इसमें महिला सदस्य होगी। अध्यक्ष विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री पदेन। कम से कम 3 सदस्य SC/ST अल्पसंख्यक से, 1 सदस्य विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा विशेषज्ञ, 1 सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा विशेषज्ञ, 1 सदस्य अध्यापक शिक्षा में ज्ञान अनुभव वाला। पदेन सदस्य प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, आयुक्त या निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सदस्य सचिव राज्य परियोजना निदेशक सर्वर शिक्षा अभियान पदेन होंगे। महिला आरक्षण 1/3 सदस्य महिला अनिवार्य। और बैठक अंतराल 2 बैठकों के बीच अधिकतम 3 माह की बैठक। राज्य सरकार ने किस वर्ष में 1 से 8 के विद्यार्थियों को हेतु राजकीय शिक्षण शुल्क मुक्त कर दिया है? 2008 से। RT 2011 अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय किन्ने का? उच्च प्राथमिक। तो उच्च प्राथमिक है 6 से 8। 6 से 8 यानी विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करता है। नहीं, उच्च प्राथमिक तो उच्च प्राथमिक विद्यालय का पूछा है पूरा। तो पूरा विद्यालय 1 से 8 तक है और केवल प्राथमिक 1 से 5 तक। RT 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक या कमिश्नर। जो 2011 उसके प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे
तो प्राइमरी शिक्षा के प्रमुख होंगे सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक या कमिश्नर, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक या कमिश्नर। आरटी 2011 की धारा नियम 2 में परिभाषाएँ वर्णित है, नहीं 2 में परिभाषाएँ नहीं वर्णित है, हाँ वर्णित है, सही है, नियम 2 में परिभाषाएँ वर्णित है। नियम 5 में विद्यालय विकास योजना तैयार करने से संबंधित है, सही है। और नियम 3 में जो एसएमसी उसकी संरचना है। और नियम 12 में आयु के सबूत के लिए दस्तावेज संबंधित है, सही है। नियम 12 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति जो एसडीएमसी, ये एसडीएमसी 9 से 12 के लिए, वो एसएमसी है 1 से 8 और ये एसडीएमसी है 9 से 12। ये आरटी अधिकार है, इसमें के लिए विशेष प्रशिक्षण के लिए अधिकतम अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष तक की। अध्याय 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अध्याय 3 है, ये है अध्याय 3। नियम 6 विशेष प्रशिक्षण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति कार्यवाही राज्य विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान और प्रशिक्षण की व्यवस्था, अवधि न्यूनतम 3 माह अधिकतम 2 वर्ष। आरटी 2011 के तहत विद्यालयों को मान्यता दी गई है, मान्यता 14 में, मान्यता ले ली 15 में। अध्याय 5 में मान्यता 14 में ली, 14 में दी, 15 में वापस ली। एसएमसी तो एसएमसी है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक संपादन किया लूथर गुलिक। इन्होंने पोर्चुगल का, लूथर गुलिक और उर्विक ने क्या दिया था, पोर्चुगल का सिद्धांत भी दिया था। तो 1936 में लूथर गुलिक ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक का संपादन किया, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लूथर गुलिक। यह पुस्तक प्रबंधन और प्रशासनिक सिद्धांतों पर अत्यंत प्रभावशाली कृति मानी जाती है। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने कार्य बताए हैं, तो कितने 7, POSDCORB, कितने हो गए, POSDCORB, ये नहीं वो लगी है, हाँ 7 है, तो आर इसमें 7 में, को 7 में। तो लूथर गुलिक और लिंडेल उर्विक ने प्रशासन के प्रमुख कार्यों को दर्शाने के लिए पोर्चुगल का ये किया है, जो किया है। तो पी मतलब प्लानिंग, पहले क्या करेंगे, योजना बनेंगे, प्लानिंग, फिर योजना बनाए उद्देश्य तैयार करना और उन्हें प्राप्त करने का साधन तैयार करना, फिर यानी ओ का मतलब ऑर्गेनाइज करना, संगठन करना, कार्य का विभाजन और अधिकारों का निर्धारण। पोस्ट कॉर्ब है, ये पोस्ट, हाँ पोस्ट है। तो एस है, तो एस का स्टाफिंग, कर्मचारी नियुक्त करेंगे। पोस्ट तो योग्यता, योग्य व्यक्ति को चयन, परीक्षण और पदस्थापन। पोस्ट डै से होगा डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, निर्देशन, तो अधीनस्थों को निर्देशन देना और मार्गदर्शन देना। फिर पोस्ट कॉर्ब, को का है कोऑर्डिनेटिंग, विभिन्न विभागों के कार्यों का तालमेल स्थापित करना। CO को से कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। और R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन कार्यों की प्रगति की सूचना देना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। B से बजटिंग, बजटिंग है बजट बनाना, वित्तीय नियोजन, आय व्यय का प्रबंधन करना। इनमें से प्रबंधन की प्रकृति है, प्रबंधन एक कला है, विज्ञान है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन का अर्थ दूसरों से कार्य करवाना। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। अच्छा प्रबंधक जन्मजात व परिस्थितिजन्य होता है। प्रबंधन सर्वव्यापी तथा एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन वैज्ञानिक व गत्यात्मक प्रक्रिया। प्रबंधन निरंतर चलने वाली गतिशील व परिवर्तनशील प्रक्रिया। प्रबंधन अप्रत्यक्ष शक्ति है अर्थात अमूर्त शक्ति है। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंधन बहुआयामी है। प्रबंधन अप्रत्यक्ष शक्ति है, यह दृश्य नहीं परंतु इसके परिणाम दिखाई देते हैं। अप्रत्यक्ष दृश्य नहीं लेकिन परिणाम दिखाई देते हैं। प्रबंधन में 3 प्रमुख आयाम सम्मिलित है। कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन। कार्य का प्रबंधन, कार्य, लोगों और परिचालन का प्रबंधन। कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और परिचालन का प्रबंधन। कार्य, लोगों और परिचालन का प्रबंधन। कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन। प्रबंधन को संगठन कहा जाता है मस्तिष्क। प्रबंधन को संगठन का कहा जाता है मस्तिष्क, यानी प्रबंधन जो है उसको संगठन का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक, यह है सन हेनरी फेयोल की पुस्तक है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में प्रकाशित हुई थी। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फेयोल की। प्रबंधन सिद्धांतों का जन्मदाता माना जाता है हेनरी फेयोल को। सिद्धांतों का जन्मदाता हेनरी फेयोल को। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए हैं। कितने दिए? 14 सिद्धांत। POCC
किसने दी है? POCC की अवधारणा किसकी है? हेनरी फ्योल की। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में प्रबंधन सिद्धांत दिए। फ्योल ने प्रबंधन की 5 क्रियाएं बताई। क्रियाएं 5 बताइए। प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज, फिर कमांड, इसमें 3 बार सी है, POCC। कमांड, पहले कमांड होगा, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोल। कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की मानवीय संसाधन में शामिल नहीं है। बालक है, अभिभावक है, संस्था प्रधान भी है। मानवीय पूछा तो मानवीय प्रयोगशाला नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन में विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है प्रधानाध्यापक। शैक्षिक प्रबंधन में विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है प्रधानाध्यापक को। विद्यालय का नाड़ी तंत्र अध्यापक। विद्यालय का नाड़ी तंत्र कौन होता है? अध्यापक होता है विद्यालय का नाड़ी तंत्र। विद्यालय में धुरी चर, केंद्र चर, परतंत्र चर के नाम से जाना जाता है बालक को। आर्ट 2009 की धारा 21 SMC का अध्यक्ष होता है अभिभावक। प्रधान सचिव मतलब ये है जो प्रधानाध्यापक। विद्यालय का हद्य पुस्तकालय। विद्यालय का हद्य कहाँ पर है? पुस्तकालय में। विद्यालय का हद्य किसको कहा जाता है? पुस्तकालय। विलियम जेम्स और जेम्स पिलांस को श्यामपट्ट का जनक, यानी कि किसका जनक माना जाता है? श्यामपट्ट का जनक माना जाता है, जिसे अध्यापक का मित्र भी कहते हैं। अध्यापक का मित्र कौन है? श्यामपट्ट। और विलियम जेम्स व जेम्स पिलांस को श्यामपट्ट का जनक माना जाता है, जिसे अध्यापक का मित्र भी कहते हैं। और इसका श्यामपट्ट का जनक किसका माना जाता है? विलियम जेम्स व जेम्स पिलांस। विलियम जेम्स व जेम्स पिलांस। विलियम जेम्स पिलांस। अध्यापक व श्यामपट्ट के बीच कोण होता है। कोण कितने होता है? 145 डिग्री का। यानी अध्यापक और श्यामपट्ट के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 45 डिग्री का कोण होता है। बालक के विषय वार व्यक्तिगत डायरी का संबंध है पोर्टफोलियो में। विषयवार व्यक्तिगत डायरी का संबंध किसमें है? पोर्टफोलियो में। विषयवार व्यक्तिगत डायरी का संबंध है पोर्टफोलियो में। फ्रांसिस लिकट ने प्रबंधन का हृदय किसे कहा है? अभिप्रेरणा को। लिकट ने प्रबंधन का हृदय किसे कहा है? अभिप्रेरणा को। प्रबंधन का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? संप्रेषण को। प्रबंधन का शक्तिग्रह संप्रेषण को कहा जाता है। प्रबंधन का ये शक्तिग्रह संप्रेषण, बातचीत करें, कम्युनिकेशन, तो ये पब्लिश करें, तो प्रबंधन का शक्तिग्रह पर संप्रेषण। प्रबंधन का भविष्य निर्णय। प्रबंधन का भविष्य कौन है? निर्णय। मैनेजमेंट का भविष्य, फ्यूचर, निर्णय है, डिसीजन। प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की आर्टिकल 21 में। SMC का गठन का प्रावधान जो SMC है 1 से 8। और SMC साधारण सभा की बैठक में कोरम सदस्य की कुल संख्या होगा 25%। SMC साधारण सभा में बैठक कोरम के अभाव में स्थगित होती है तो पुनः 7 दिन पश्चात उसी बैठक में कोरम या गणपूर्ति की आवश्यकता होगी, कोई आवश्यक नहीं है, यानी फिर होगी, फिर कोई आवश्यकता नहीं है। SMC कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं 16। SMC की कार्यकारिणी समिति में बालक के माता पिता का सिलेक्शन 3/4 और कार्यकारिणी समिति में महिला 50%। SMC कार्यकारिणी समिति में कम से कम कितनी महिला सदस्य अनिवार्य होनी चाहिए? जो 8। SMC की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है अभिभावक। SMC की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। SMC कार्यकारिणी समिति की बैठक माह में बैठक होगी अमावस को। SMC की कार्यकारिणी समिति की बैठक गणपूर्ति होगी 1/3। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का मुख्यालय होता है विद्यालय। अनिवार्य शिक्षक अधिकार जो है का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में SMC का गठन किया जाता है। उसमें कौन सम्मिलित नहीं होगा? शिक्षक होगा, BEO होगा, विद्यालय का प्रबंध अध्यापक होगा, स्थानीय निकाय का चुना हुआ सदस्य नहीं होगा। कौन सा विद्यालय प्रबंधन समिति का अनुसूची नहीं है? SMC विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकार के विषय में सरल तरीके से बताना है, नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना करता है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन का योजना का भी प्रबंधन करता है। अध्यापक को प्रशिक्षण नहीं करता ये। RT जो है यानी कि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। तो अध्याय 4 में आयु के अनुसार जो है वो धारा 12 ग में। अध्याय 4 की किस धारा के अंतर्गत विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान? निःशुल्क प्रवेश ये धारा 12(1) में। धारा 12(1) में है निःशुल्क प्रवेश का 1 में। RT 2009 धारा अध्याय 4 धारा 12(1) के अंतर्गत निजी विद्यालय में कक्षा
यानी कुल छात्र कितने परसेंट मुक्त होंगे? 25%। RT 2009 25% बालकों को फीस पुनर् राज्य सरकार करेगी। ये किसमें है? धारा 12(2), धारा 12(2), धारा 12(2) यानी पुनर्भरण का सिद्धांत है धारा 12(2) में। RT 2011 में फीस राज्य सरकार वहन करेगी। ये किसमें है? धारा 11 में, नियम 11 में। और 2009 की धारा 12(1) में एक प्रावधान अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय में छात्रों का चयन किया जाएगा ऑनलाइन लॉटरी द्वारा। 2009-12(1) के प्रावधान के अंतर्गत यानी किस सत्र में प्रवेश दिए जा रहे हैं गैर सरकारी विद्यालयों में? 2012-13 में। 2009 की धारा 12(1) प्रावधान के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय में किस सत्र से प्रवेश का संपूर्ण ऑनलाइन किया गया? ऑनलाइन जो है 13-14, शुरू 12-13, ऑनलाइन 13-14। और कमजोर वर्ग जो है उसके तहत 2009 में कौन पात्र है? सभी पात्र है। अनाथ भी है, अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक भी, HIV वाली प्रायत और युद्ध विधवा भी। RT 2000 लाभप्रद बालकों के आयु सीमा है, आयु सीमा 2.5 लाख। RT 2011 धारा कमजोर वर्ग अलाभप्रद समूह का प्रवेश का प्रावधान है धारा 10 में। RT के तहत एक विद्यार्थी अधिकतम कितने विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है? 5 विद्यालय में। RT 2009 के तहत निजी विद्यालय में 25% सीट पर दुर्बल को किस कक्षा तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी? कक्षा 1 से 8। और RT 2009 की 12(1) में अंतर्गत निजी विद्यालय में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा में दर्ज की गई है? कक्षा 1। 9 से 12 जो है वो बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया राजस्थान में कौन से वर्ष? 2022-23 में। सत्र में 9 से 12 तक में भी निःशुल्क प्रवेश दे दिया। 21-22 में, 22-23 में, 22-23 में। योजना जो बताई है यानी कि इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालकों को फ्री शिक्षा दी जा रही है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना द्वारा। राजस्थान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क के आरक्षण लागू है 8 वर्ष के लिए। निःशुल्क जो है 31 अगस्त के मध्य किसी भी कारण से ड्रॉप आउट हुआ हो तो विद्यालय को उस बालक के संबंध में कितनी किस्तों का पुनर्भरण होगा? प्रथम किस्त का। अभी जो है निःशुल्क प्रवेशित बालक अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक कक्षा में दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करना चाहता है तो यानी कि परिवर्तन होते ही बालक को फीस भरण होगी, पात्र नहीं होगा फीस भरण का। असुविधाग्रस्त समूह से शामिल नहीं है, अनाथ है, अनुसूचित जाति जनजाति है, सामान्य जाति बालक नहीं है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज मान्य होंगे, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आंगनबाड़ी अभिलेख और अस्पताल में रजिस्टर मामला सब चलेंगे। एंट्री में नॉन RT फ्रेश नहीं होता तो RT फ्रेश होगा नहीं। और 2014-15 में जो है PSP पोर्टल चलता है तो किसके सहयोग से? बालक बालिकाओं के प्रवेश हेतु प्रवेश फॉर्म से लेकर शिक्षार्थियों की विद्यालय की फीस भरने तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई PSP में, तो NIC के सहयोग से। RT 2009 राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में कितने अध्याय है? ये 5 अध्याय है। कितने हैं? 5 अध्याय। गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश की रिपोर्टिंग के कितने अवसर दिए जाएंगे? 2। कितने अवसर दिए जाएंगे? 2। निःशुल्क प्रवेश की रिपोर्टिंग के 2 अवसर देंगे। गैर सरकारी विद्यालय को फीस के पुनर्भरण की प्रक्रिया किस अध्याय में है? अध्याय 4 में। शैक्षिक नवाचार, आप पढ़ेंगे शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार से अभिप्राय है शिक्षा में नवीन विचारों, विधियों और साधनों का प्रयोग। RT योजना में ICT स्ट्रीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से शिक्षा सुधार करना। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। कल्प जो है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम 2004-05 में शुरू हुआ था। राजस्थान के 187 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुरू हुआ था 2004-05 में। कल्प ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कल्प योजना से हुई। ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कल्प योजना से हुई और मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर से परिचय और समझ विकसित करना। वर्तमान संचालन समग्र शिक्षा अभियान SSA द्वारा करा जा रहा है। ICT कल्प कार्यक्रम का 2004-05 में शुरू हुई थी। 187 उच्च विद्यालयों में मुख्य फोकस कंप्यूटर साक्षरता और प्रारंभिक कौशल का विकास। कल्प कार्यक्रम का वर्तमान संचालन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? SSA के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा, समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा। क्लिक का पूरा नाम है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर
कंप्रेसिव नॉलेज। लक्ष्य कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल प्रदान करना। लागू करने वाले माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में सहयोग राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड RKCL के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र प्रकार स्वैच्छिक और वित्तपोषण कंप्यूटर कौशल शुरुआत हुई थी 2017-18 में की योजना की। मिशन स्टार्ट का पूरा नाम क्या? मिशन स्टार्ट का मिशन सपोर्ट फॉर टीचिंग विथ एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स। सपोर्ट फॉर टीचिंग विथ एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स। स्टार्ट मिशन जो उसका उद्देश्य विद्यालयों में कंप्यूटर हार्डवेयर ICT लैब जो स्मार्ट TV IFPD और प्रोजेक्टर IB USB आदि का आकलन और उपयोग सुनिश्चित करना। ई कंटेंट हार्ड ड्राइव व्यवस्था करना, सभी विषयों का ई कंटेंट उपलब्ध कराना और मैपिंग करना। विद्यालय में उपलब्ध इंटरनेट का सही उपयोग कर ई कक्षा का संचालन सुनिश्चित करना। मिशन स्टार्ट का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्यालय में ICT हार्डवेयर का आकलन और उपयोग सुनिश्चित करना। राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल जो है वो कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। अपार ID का पूरा नाम है ऑटोमेटेड जो परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार पूरा नाम ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। उद्देश्य भारत सरकार की नेशन वन स्टूडेंट पहल के तहत प्रत्येक छात्र की यूनिक पहचान बनाना। शुरुआत राजस्थान में 2024-25 स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा। हर छात्र का परमानेंट एजुकेशन नंबर PAN बनेगा। परमानेंट एजुकेशन नंबर बनेगा PN को आधार कार्ड से जोड़ा गया। पेन को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। परमानेंट एजुकेशन नंबर। छात्र की शैक्षिक प्रगति ट्रैक की जा सकेगी। भविष्य में रोजगार और नौकरी में मदद। फर्जी दस्तावेज और मार्कशीट के मामलों पर नियंत्रण। अपार ID 12 अंकों की यूनिक ID है। ई प्लेज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई प्लेज का मुख्य उद्देश्य है स्कूली बच्चों को नक्शे से बचाना। SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो संचालित है, इसकी गतिविधि है बाल केंद्रित CCP ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और CC ये कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव जो एवेल्यूशन सतत व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें है 2015-16 में शुरू किया गया। SIQE एक समय शैक्षिक कार्यक्रम है और CC कार्यक्रम आधार रेखा जिसमें बेसलाइन CC में आधार रेखा निर्धारण से तात्पर्य है। कार्यक्रम भी हुआ था। तो सत्र के आरंभ में बच्चे के अधिगम स्तर का कक्षा अनुसार निर्धारण करना। SIQE का किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ये प्राथमिक शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम शनिवार को और प्रत्येक शनिवार को। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को, हवा महल 2 मई 2020 को। और स्लोगन जो है वाक्य पहला बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हवा महल का है कोरोना समय में बच्चों का झरोका। ये हुआ था 2 मई को और ये हुआ था 11 मई को, यानी 7 दिन बाद 8-9 दिन बाद में हवा महल प्रसारण होता था। ये शिक्षा वाणी का 11 बजे से 11:55 तक 55 मिनट का समय होता था आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पर। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 11 मई। शिक्षा दर्शन पूछा है नहीं, शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को हुआ था। शिक्षा दर्शन पर देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ बढ़ते जाओ प्रसारण होता था 3.5 घंटा का होता था। डी राजस्थान निःशुल्क होता था। इसमें यानी 12:30 से 2:30 बजे तक 9 से 12 और फिर बाद में की बच्चों के मूल्यांकन में एक निश्चित अवधि के अंत में अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन को कहा जाता है, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। SIQE नीति के निर्धारण की सर्वोच्च निकाय है परियोजना परिचालन समिति। SIQE का संचालन राज्य स्तर परियोजना परिचालन समिति राज्य कार्यकारी पहले होगा राज्य स्तर पर, फिर परियोजना परिचालन समिति राज्य कार्यकारी समूह है, फिर नीचे राज्य शैक्षिक समूह है, जिला स्तर जिला कोर ग्रुप जिला अकादमिक ग्रुप, जिला स्तर जिला कोर ग्रुप जिला अकादमिक समूह है। तो राज्य कार्यकारी समूह फिर राज्य शैक्षिक समूह, राज्य स्तर परियोजना परिचालन समिति। वर्तमान में SIQE परियोजना में साझेदारी कौन कौन सी संस्थाएं कर रही है? RICRT कर रही है और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय प्राथमिक शिक्षा भी कर रही है और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद भी कर रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य को लक्ष्य रूप में संचालित करने के लिए एक फाइल बनाई जाती है। उसे इस नाम से जाना जाता है पोर्टफोलियो। इसके नाम से पोर्टफोलियो। SIQE को तकनीकी और वित्तीय समर्थन किसके द्वारा दिया जा रहा है? बौद्ध शिक्षा व समिति व यूनिसेफ द्वारा। बौद्ध शिक्षा समिति व यूनिसेफ द्वारा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ा सकने के लिए
प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? स्माइल कार्यक्रम। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। स्माइल फर्स्ट शुरू हुआ 13 अप्रैल 2020, सेकंड शुरू हुआ 2 नवंबर 2020, थर्ड शुरू हुआ 21 जून 2021। इसमें पहले में शुरू था हर हर दिन 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे, और 2 में था आओ घर में सीखो, और 3 में था आओ घर में सीखो 2.0। ये आओ घर में सीखो 2.0 25 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप से सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कोरोना काल के दौरान प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। SIQ है, SIQ नहीं है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम है, और शिक्षा दर्शन भी है, स्माइल भी है। शिक्षा वाणी 11 मई 2020, हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020, शिक्षा दर्शन 1 जून 2020, और ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020। ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020। हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020। महल कार्यक्रम कोरोना समय बच्चों का झरोका। RCIT उदयपुर व पिरामल फाउंडेशन प्रथम उद्देश्य एजुकेशन फाउंडेशन से, और यूनिसेफ से इसको सहायता मिली। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से भी मिली। हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्रियाकलापों का प्रदर्शन किया जाता है? 4। आज की कविता, आज की 6। आज की कविता, आज की कहानी, आज कविता कहानी गतिविधि, आज की कविता, आज की कहानी, आज की गतिविधि, आज की किताब, टीचर कॉर्नर, हमारा पुस्तकालय। दीक्षा राइज नाम का कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है देखिए क्या, शिक्षकों के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक उपलब्ध कराना, विद्यार्थी व शिक्षकों से संवाद करना भी है, विद्यार्थी द्वारा स्वयं अपना मूल्यांकन करना भी है, शिक्षक को मोबाइल उपलब्ध कराना नहीं है। दीक्षा राइज जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का हो गया। और राइज का हो गया राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। लॉन्च NCERT की पहल पर उपराष्ट्रपति द्वारा NCERT की पहल पर उपराष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2017 को दीक्षा राइज शुरू किया गया। दीक्षा राइज 5 सितंबर 2017, 5 सितंबर 2017, 5 सितंबर 2000 यानी कर समय से पहले, तो 5 सितंबर 2017। हमारे शिक्षक हमारे नायक, इसका आदर्श वाक्य है दीक्षा राइज का। दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? NCTE की सहयोग किसका था? NCTE। और NCERT की पहल पर उपराष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2017 को। संचालन राजस्थान शिक्षा विभाग राइज पोर्टल NCTE के साथ गठबंधन किया गया। राजस्थान सरकार ने दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ 2018-19 में, यानी 5 सितंबर 2017 को 2018-19 में। मुख्य विशेषता, पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन कर विद्यार्थी सीधे सहायक सामग्री प्राप्त कर सकता है। शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण साधन उपलब्ध कराना। स्माइल 3 कार्यक्रम, आओ घर में सीखो 2.0 कार्यक्रम शुरू हुआ था इसमें। स्माइल 3.0 21 जून 2021 से ये। शिक्षा दर्शन 1 जून 2020, शिक्षा वाणी 11 मई 2020 से भी सही है। और मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष सामग्री उपलब्ध कराना। हवा महल कार्यक्रम की प्रमुख सहयोगी संस्था नहीं है, यूनिसेफ है, पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन भी है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भी। NCERT नहीं है। ई कक्षा में तैयार वीडियो अपलोड किए गए हैं मिशन ज्ञान ऐप पर। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई? NCERT व MHRD। निष्ठा योजना का प्रारंभ निष्ठा 21 अगस्त 2019। निष्ठा योजना का प्रारंभ 21 अगस्त 2019। निष्ठा योजना का प्रारंभ 21 अगस्त 2019। निष्ठा पहल का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा 1.0 का मुख्य उद्देश्य किसको प्रशिक्षण देना है? कक्षा 1 से 8 के शिक्षक को के लिए प्रशिक्षण है। भाषा 11 भाषाओं में उपलब्ध है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम 18 पाठ्यक्रम है। लॉन्च अगस्त 2020 में, और शुरू हुआ था 21 अगस्त 2019 को, 21 अगस्त 2019 को, और लॉन्च हुआ था अगस्त 2020 में। निष्ठा 2.0 कब लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया जुलाई 2021। निष्ठा 2.0 जुलाई 2021 कब लॉन्च किया? जुलाई 2021 से। 9 से 12 पहले में 8 तक और दूसरे में 9 से 12 के शिक्षकों का प्रशिक्षण 10 भाषाओं में उपलब्ध। पहला था 11 भाषाओं में उपलब्ध, फिर दूसरा है 10 भाषाओं में उपलब्ध। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में 13 पाठ्यक्रम है, पहले में थे 18, दूसरे में 13, 18 दूसरा 13। लॉन्च जुलाई 2021 से। निष्ठा 4.0 किस क्षेत्र से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE में। लॉन्च 17 नवंबर 2022 से हुआ था। निष्ठा 4.0 17 जुलाई 2022 से। FLN का फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। समस्या में पूर्व संचालित योजना को समावित किया गया है। सर्व शिक्षा SSA, RMSA और TE से कुछ शिक्षक शिक्षा भी है। कौन सा समय शिक्षा अभियान का लक्ष्य है? प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है,
विद्यालय में सामाजिक लैंगिक अंतर कम करना, व्यावसायिक शिक्षा बढ़ावा देना और विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, ये भी है। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा को समग्र शिक्षा अभियान में शाला दर्पण पोर्टल की राजस्थान में शुरुआत की गई। कब की गई? 12 फरवरी 2016 को। शाला दर्पण 12 फरवरी 2016। समसा का नारा आदर्श वाक्य है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। समसा की राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी राज्य स्कूल शिक्षा परिषद है। समग्र शिक्षा अभियान समसा के जो है वो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक कक्षा तक चलता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार का समस्या के लिए वित्तीय है 60-40। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का उद्देश्य है एक समान व समावेश शिक्षा देना, आरंभिक बाल्यावस्था से शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करना। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 प्रारंभ हुआ 4 अगस्त 2021 को। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 4 अगस्त 2021 को। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग रक्षा के संबंध में संगत है। संगत क्या है? इसमें सरकारी विद्यालय में 3 माह का प्रशिक्षण, 6 से 12 के छात्रों का प्रशिक्षण और रक्षा में का उद्देश्य ड्रॉप आउट को कम करना तथा छात्रों को मजबूत करना। KGBW के संबंध में असंगत बताना है। असंगत क्या है कि इसमें पात्र आयु 10 से 25 नहीं होंगे, 6 से 12 तक शिक्षा होगी और प्रत्येक शैक्षणिक पिछड़े ब्लॉक पर आवासीय स्कूल की व्यवस्था होगी। KGBW में SC ST OBC अल्पसंख्यक और BPL परिवार के छात्राएं पात्र है। यूथ व इको क्लब के संबंध में सहायता राशि है अकेले प्राइमरी स्कूल के लिए 5,000, प्राथमिक स्तर पर 15,000, अकेले प्राइमरी 5,000, प्राथमिक 15,000 और माध्यमिक 25,000। इको क्लब से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम और गतिविधियाँ। जादुई पिटारा है एक अभिनव खेल आधारित शिक्षण सामग्री। जादुई पिटारा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 3 से 8 वर्ष के आयु के लिए। बाल वाटिका संबंधित है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। बाल वाटिका के संबंध में सत्य कौन सा बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई। बाल वाटिका सभी सरकारी स्कूलों में नहीं और प्राइवेट में भी 3 व अधिक आयु के बच्चों को प्रवेश मिलेगा बाल वाटिका में 3 व अधिक, और इनमें पूर्व प्राथमिक स्तर का अध्ययन होगा बाल वाटिका में। NEP 2020 के तहत राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निपुण अभियान की शुरुआत की गई। NEP 2020 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में निपुण अभियान की शुरुआत की गई। शिक्षा नीति NEP 2020 में छात्रों की प्रगति व मूल्यांकन के मानक निर्धारक जो है उसमें परख को एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है परख। राज्य की शैक्षिक नवाचार है शिक्षा वाणी है, स्माइल कार्यक्रम है और शिक्षा दर्शन है। परख राजस्थान का लक्षित समूह है 1 से 8 के विद्यार्थी। ORF का पूरा नाम ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। ORF में किस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? ORF में किया जा रहा है शाला दर्पण शिक्षक ऐप का किया जा रहा है प्रयोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में शुरू किया गया साक्षरता मिशन। बुनियादी साक्षरता हेतु ग्राम शिक्षा अभियान की शुरुआत 1959 में हुई। ग्राम शिक्षा अभियान 1959। राष्ट्रीय पुस्तकालय के संबंध में सत्य है उम्र के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध मुफ्त में विभिन्न पुस्तकें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की डिजिटल पहल है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के संबंध में सत्य है इसका उद्देश्य बच्चों व किशोरों में पढ़ने की आदत डालना है। इसमें उम्र के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा है। कविता व नोवेल की पुस्तकें उपलब्ध है। ये वेब, एंड्रॉयड व iOS उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। वंचित वर्गों व श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली जो है वो राजस्थान राज्य मुक्त विश्वविद्यालय RSOS के अंतर्गत शुरू की गई। जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा एजुसेट शैक्षिक अंग बढ़ावा दे रहा है एजुसेट। नो बैग डे शुरू हुआ था 20 फरवरी 2020 शिविरा। ये पंचांग नो बैग डे कब मनाया जाएगा? शिविरा पंचांग वर्ष प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को। शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप का शुभारंभ 12 अगस्त 2024 को। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल का शुभारंभ 20 अप्रैल 2020 को। ज्ञान संकल्प पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है सरकारी शिक्षा पहल को व्यक्तिगत दानदाताओं से जोड़ना। राजस्थान सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की योग्यता जांचने के लिए परीक्षा का नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षक राजस्थान अभियान MSRA 29 मार्च 2025।